हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर पार्ट 4। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचटेट स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ जो चल रही है। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से बुद्धिलब्धि और सृजनात्मकता टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। इसी टॉपिक से कम 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। डिफरेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आज मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ और मैंने कोशिश की है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सभी तरह के क्वेश्चन करा दिए जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, बुद्धि प्राप्तांक को एक उदाहरण माना जा सकता है। यानी कि जो बुद्धि लब्धि प्राप्तांक हम मापते हैं किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बालक की, तो उसे किस पैमाने पर मापा जाता है। अधिगम आकलन की जो विधियां हैं उनमें से कौन से के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन है अनुपात मापनी, नामित मापनी, कोटि क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी। तो ये तीनों जो हैं इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और असेसमेंट टूल्स में आता है ये। और अगर आप चाहते हैं कि इनके बारे में आपको क्लियर कराया जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो होगा अंतराल मापनी। बुद्धि लब्धि प्राप्तांक है उसको हम अंतराल मापनी के एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिनी बुद्धि मापनी विकसित की। कि जो स्टैनफोर्ड बिनी नाम की जो बुद्धि मापनी है वो किसने विकसित की थी। अल्फ्रेड बिनी, लेलैंड स्टैनफोर्ड, लैटिस टर्मन, रेयोन कैटेल। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो नाम यहाँ पे जो इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग दो साइकोलॉजिस्ट के नाम आए हुए हैं। अल्फ्रेड बिनी भी है, लेलैंड स्टैनफोर्ड भी है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लैटिस टर्मन। यहाँ पे लैटिस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये लेविस आएगा, लेविस टर्मन। ठीक है फ्रेंड्स, लेविस टर्मन आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं, बुद्धि मापने का पहला सफल प्रयास किसने किया। सबसे पहले जो बुद्धि मापन किया था, अभी हमने पहला बिने स्टैनफोर्ड जो मापनी है वो तो की थी इसने लेविस टर्मन ने। ऑप्शन है बिने, साइमन, स्पीयरमैन, टर्मन, वेक्सलर। तो ये चारों जो हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पे काम किया है। लेकिन यहाँ पे बुद्धि मापने का सफल परीक्षण सबसे पहले किसने किया था, सफल प्रयास किसका हुआ था। ऑप्शन है बिने, साइमन, स्पीयरमैन, टर्मन, वेस्कलर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बिने साइमन। बिने साइमन ने सबसे पहले सफलतापूर्वक बुद्धि का मापन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि किसी बालक की मानसिक आयु व तैथिक आयु समान है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। पिछले सेशन में हम कर चुके हैं बुद्धि लब्धि हम कैसे निकालते हैं। तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जो मानसिक एज होती है, जो मानसिक आयु होती है उसको हम तैथिक आयु यानी कि जो बच्चे की वास्तविक आयु है, तैथिक आयु से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मानसिक आयु और तैथिक आयु सेम है तो वो कट जाएगी, आंसर क्या बचेगा 100। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 100 जो है 100 जो है वो किसी भी बालक की मानसिक आयु और तैथिक आयु समान होने पर उसकी बुद्धि लब्धि होगी। आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक व्यक्ति की मानसिक आयु 20, तैथिक आयु 25 है, बुद्धि लब्धि क्या होगी। बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे सेम मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे हो जाएगा 20 मानसिक आयु है और 25 तैथिक आयु है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या आ जाएगा आंसर 80। ठीक है, तो इसकी जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी, बुद्धि लब्धि जो हो जाएगी वो हो जाएगी 80, यानी कि 80 बुद्धि लब्धि इस वाले की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 10 साल का बच्चा 7 साल के लिए बने सभी परीक्षणों को सफल हो जाता है तो 8 साल के बच्चों के लिए बने कुछ परीक्षणों के आधे पर ही सफल होता है। यानी कुछ परीक्षणों के जो परीक्षण है उनमें आधे पर ही सफल होता है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बच्चे की एज कितनी है 10 साल। 7 साल से बने परीक्षणों में तो वो पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। यानी कि हम उसकी मानसिक आयु 7 तो मान ही सकते हैं क्योंकि 7 साल की पूर्ण हो जाता है।
फिर पूछा है कि 8 साल के जितने भी बच्चे हैं उनके आधे परीक्षणों में सफल हो सकता है। इसका मतलब उसकी आयु 8 साल नहीं है, 8 से कम है, तो हम मान सकते हैं कि 7.5 साल होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या मिल गया, हमें मिल गई इसकी मानसिक आयु। मानसिक आयु हमारे पास आ गई 7.5 साल, यानी कि हम इसको 15/2 लिख सकते हैं। तैतिक आयु हमारे पास कितनी है, 10 साल। मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से। आंसर क्या आ जाएगा, 75। तो इस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो क्या होगी, 75। क्लियर हो गया ना कैसे किया, कि यहाँ पे हम देखो 7 साल का बच्चा है, 7 साल तक की तो वो सोल्व कर लेता है सभी परीक्षण, 10 साल उसकी एज है वास्तविक, और 8 साल के जो बच्चे के बने परीक्षण होते हैं उनमें आधे पर ये सफल होता है। इसका मतलब यह है कि उसकी 8 साल तो एज नहीं है, तो 7.5 साल है, तो उसकी जो यहाँ पर बुद्धि लब्धि हो जाएगी 75। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पीयरमैन का संबंध किससे है, जी कारक से, पदानुक्रम से, द्विकारक से, बहुकारक से। तो स्पीयरमैन ने जी कारक और एस कारक दोनों के बारे में बताया था, जी और एस जो कारक थे उनके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम द्वि और दोनों का अगर बुद्धि का सिद्धांत की बात करते हैं, सिद्धांत की प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो बुद्धि का सिद्धांत उनका क्या था, द्विकारक सिद्धांत था। ठीक है, अकेले जी फैक्टर को हम यहाँ पर राइट नहीं कर सकते हैं, दोनों होते जी और एस तो हम यहाँ पे राइट करते, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में से क्या सम्मिलित है, यानी कि इनमें से जो इन निम्न जो दिए हैं इनमें से बुद्धि में क्या सम्मिलित होता है। तो एक सामान्य क्षमता, 2 मुख्य प्रकार, 3 मुख्य प्रकार और मानसिक क्षमता। बताओ क्या सम्मिलित होगा। तो अभी आपने किया था जी और एस फैक्टर, तो यहाँ पे उन्होंने बुद्धि के बारे में 2 बातें कही थी। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है और एक क्या होती है, जनरल इंटेलिजेंस होती है। तो 2 मुख्य प्रकार बताए थे उन्होंने बुद्धि के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 मुख्य प्रकार। स्पीयरमैन के सिद्धांत और ऐसे ही बुद्धि के जितने भी सिद्धांत जितने साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं उसका हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। IQ यानी कि बुद्धि लब्धि के नाम से वो हमने रखा है, तो आप वहाँ पर जाके भी सर्च करके उसको भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृद्धावस्था में बुद्धि लब्धि का कम होना अधिकांशतः संबंधित है, कि जैसे जैसे एज होती जाती है, वृद्धावस्था तक जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है, अनमन्यता के कारण, सृजनात्मकता के कारण, निष्क्रियता के कारण, अति महत्वाकांक्षा के कारण। तो यहाँ पे बुद्धि के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो सृजनात्मक व्यक्ति होगा, अति महत्वाकांक्षी होगा, तो उसकी बुद्धि लब्धि कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे कम होना पूछा गया है, तो वो होता है निष्क्रियता के कारण, क्योंकि जरा अवस्था में, वृद्धावस्था में व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, काम के प्रति उदासीन हो जाता है या समाज के प्रति उदासीन हो जाता है। एरिक्सन ने भी अपनी जो अवस्था सिद्धांत है उसमें बताया है, मनोसामाजिक अवस्था सिद्धांत में, कि जो अंतिम अवस्था 65 साल के बाद की जो एज होती है उसमें व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए व मूल्यवान विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, कि जब व्यक्ति में नए और मूल्यवान विचारों का आना प्रारंभ हो जाता है, उनकी क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तो उस क्षमता को हम क्या कहेंगे, क्या हम उसे सूझ कहेंगे, बुद्धि कहेंगे, बुद्धि लब्धि कहेंगे, या सृजनात्मकता। तो जब नए विचार उत्पन्न कर रहा है, सृजन कर रहा है नए विचारों को, तो उस क्षमता को हम कहेंगे सृजनात्मकता। ठीक है, इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सृजनशील बच्चों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्रिएटिविटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के जो नए विचार आपको पता चल गया होगा सृजनात्मकता क्या होती है, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सृजनात्मकता की जांच के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण योगदान किए गए हैं, और वो महत्वपूर्ण योगदान किसके हैं, मेडनिक और मेडनिक के, और गेटजेस एम जैक्सन, वैलिक एम कोगन और बेरोन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो मेडनिक और मेडनिक रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, मेडनिक और मेडनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 का 20% कितना होता है, इस समस्या के समाधान में किस प्रकार के चिंतन की प्रबलता है। अब देखो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, 38 का 20%, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाओगे
आंसर निकाल दोगे। तो आपने क्या किया, अभिसारी चिंतन किया, अपसारी चिंतन किया, आलोचनात्मक चिंतन किया, उपरोक्त सभी। तो आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अभिसारी चिंतन क्या होता है, एक ही पॉइंट पे फोकस करते हैं हम किसी बात को, तो उसको हम कहते हैं अभिसारी चिंतन। ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम चिंतन कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्स्ट्रा सोचते हैं, बाहर की तरफ सोचते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपसारी चिंतन। आलोचनात्मक, किसी की आलोचना करना। उपरोक्त सभी तो यहाँ हो नहीं सकता, तो आप क्या समझ रहे हो यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा अभिसारी चिंतन, क्योंकि सिंपल है, 38 का 20% निकालना है तो सीधा हम 38 इंटू 20/100 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता में किस तरह की चिंतन की प्रबलता होती है। तो गिलफोर्ड ने भी अपनी सृजनात्मक जो थ्योरी दी है, तो उसमें पूछा है कि सृजनात्मकता में कौन सी चिंतन की प्रबलता रहेगी, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचना चिंतन, उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पे क्लियर है कि अभिसारी क्या, हम संकुचित विचार रख रहे हैं, किसी टॉपिक पे एक लिमिटेड एरिया में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई सृजनशीलता का कार्य हो ही नहीं सकता। अपसारी चिंतन, जब हम अपनी लिमिट को क्रॉस करके सोचेंगे, बाउंड्री क्रॉस करके सोचेंगे, तभी हम अपसारी चिंतन कर सकते हैं, सृजनात्मकता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर है, सृजनात्मकता गिलफोर्ड के अनुसार जो क्या रहेगी, अपसारी चिंतन की प्रबलता रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सृजनात्मक व्यवहार किसे कहा जा सकता है, कि कौन सा होता है कि सृजनात्मक व्यवहार हम उसे कह सकते हैं, जिसका कुछ उत्पाद परिणाम होता है, यानी कि जिससे कुछ प्रोडक्टिव बनता है, जो नवीन और अचरजपूर्ण होता है, यानी कि जो देखने में वंडरफुल लगे, आश्चर्यचकित जो हमें कर दे, हमारी नज़रों को थोड़ा सा चौंका दे, उपरोक्त दोनों, और जो पुरातन हो या जो पुराना हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उत्पादकता का परिणाम मिल रहा है, नवीन और अचरजपूर्ण है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, उपरोक्त दोनों। तो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तो इसके लिए वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईंट का असाधारण उपयोग बताने में सृजनात्मकता के किस विमा का मापन होता है। कि हम किसी बच्चे से अगर क्वेश्चन किया जाए कि कोई ईंट है आपके पास, कोई ब्रिक है, उसका एक स्पेसिफिक उपयोग बताइए, असाधारण, साधारण नहीं असाधारण बताइए, तो इससे हम क्या माप रहे हैं, बच्चे की प्रवाहिता माप रहे हैं, लचीलापन माप रहे हैं, मौलिकता माप रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मौलिकता। तो हम उस समय उस बच्चे की मौलिकता को माप रहे हैं कि बच्चे में अपने मौलिक जीवन से कितनी जानकारी उसके अंदर एकत्रित है, वो क्या बता सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।